My name is Anupam Yadav and I am a teacher in Green Valley English School. Today we are going to start our new chapter, that is gravitation of class 9. So basically कभी ना कभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सबने सुना होगा कि हाँ सर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो अर्थ की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस इज अ चॉक, ये हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर आता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली बिकॉज ऑफ अ फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबने सुना होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इन दिस यूनिवर्स हैविंग सम मास, जिसके पास कुछ मास है, वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। Now today in today's class we are going to discuss what is the basic concept behind it. इसके पीछे आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्यों नीचे जाता है, ठीक है, because of gravitational force, but what is the reason behind it? सिर्फ और सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वही क्यों नीचे जाता है, अदर ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों नहीं आता है? So we are going to discuss all these topics, ठीक है। So let's start from an example. Like देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्री है and tree has some fruits, ठीक है ना। एक फ्रूट जो है वो टूटा and it is falling down, वो नीचे की ओर आने लगा, ठीक है। What is the reason behind it कि वो नीचे की ओर आ रहा है? What is the reason behind it कि अब कोई भी चीज है, कोई भी एक चीज है, ठीक है, वो कब मूव करती है? Now think about this, कब वो मूव करती है? जब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। When a force is applied to an object, then definitely its start is motion. Like this is a chalk, एक chalk है, ठीक है। अभी क्या है, ये स्टेशनरी है। If I will provide it a force, अगर मैं इसको फोर्स प्रोवाइड करता हूँ, it will move. Definitely it will move. तो similarly कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट था, let us take an object, ये मूव कब करेगा? जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा। So definitely इस ऑब्जेक्ट, इस फ्रूट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ सिमिलरली विद रेन क्यों ऊपर नहीं जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रेन नीचे ही क्यों आती है? कोई तो कोई एक फोर्स होगा जो उसको अपनी ओर खींच रहा है ना। सिंपल सी चीज है कि वो नीचे ही क्यों आ रही है, क्योंकि बिकॉज कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है, देयर इज अ फोर्स जो कि अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर उसको। सो यहां पे भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। So till now it is clear to everyone that कि अगर कोई एक फ्री फॉल बॉडी है, अगर कोई एक फ्री बॉडी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक फोर्स लगता है फ्रॉम द अर्थ से, जो कि अर्थ की सेंटर की ओर उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है, ये एक चॉक है, अभी फ्री नहीं है बिकॉज आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ठीक है, मैंने पकड़ के रखा है इसको। सो इट इज नॉट फ्री, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इफ आई विल लिफ्ट द चॉक, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो नीचे आ रहा है, तभी तो इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली दैट यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फ्रॉम द सेंटर लगता है, फ्रॉम द अर्थ लगता है, सॉरी फ्रॉम द अर्थ लगता है, एंड दैट्स द रीजन कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की ओर आता है। तो ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो इसको, ठीक है, एक स्टोन ले लो, ठीक है, स्टोन, this is the stone and this is earth, ठीक है। now एक फोर्स लग रहा है, what is the reason behind it कि ये स्टोन हमेशा नीचे की ओर आएगा? if it is free, if अगर ये फ्री है, इसके ऊपर कोई होल्ड नहीं किया हुआ है, तो डेफिनेटली नीचे की ओर आएगा। सो क्या लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड दिस अट्रैक्टिव, यही इसी अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। What is gravitational force? Now, a question arises in mind. Definitely, आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या ये सिर्फ अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ अर्थ और कोई एक ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है ये, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। सो नहीं, ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में नहीं लगता है, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, विच इज हैविंग सम मासेस, ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर कुछ मास है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ मास है, एंड हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, so a gravitational or attractive force, एक attractive force लगेगा, attractive force act between them, and this force is known as इसी force को जो attractive force करता है between the two object having some masses, इसी attractive force को हम क्या बोलते हैं? Gravitational force। ठीक है ना। अभी तक देखो हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा था कि अर्थ जो है, कि हमारा अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और यही अट्रैक्टिव फोर्स हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, फिर हमने आगे क्या समझा कि नहीं सर, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके पास कुछ मास है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और यही अट्रैक्टिव फोर्स हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इट मींस व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड इट? कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो चौक है ना, इस चौक और मेरे बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस चौक और मेरे बीच में भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। वही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब मेरे और के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। नाउ फिर से द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि सर यहाँ पे अर्थ के केस में तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और आप बोल रहे हो कि मेरे और इस चौक के बीच में अगर लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, तो फिर ये चौक या फिर मैं इसकी ओर क्यों नहीं मूव कर रहा हूँ? डेफिनेटली द क्वेश्चन विल अराइज। ऐसा दिमाग तो लग रहा है, क्या होगा आप इसके बाद? तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला था कि मेरे ब्रोड में जो फोन से जो वीडियो बन रही है, आप जो फोन के सामने बैठे हो या आपके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है, सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो वो चीजें मूव क्यों नहीं कर रही है? अर्थ की कंडीशन में मूव कर रही है, बट इन केसेस में वो मूव क्यों नहीं कर रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, सो रीजन इज ऑल अबाउट मास। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे और इस चौक में और अर्थ के और इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है कि जो अर्थ का मास है वो बहुत लार्ज होता है। अर्थ का जो मास है वो बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू अस और एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट मींस कि सर यहाँ पे जो अर्थ का मास है वो इंपैक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर मूव करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? मास बहुत कम है, इसलिए हमें क्या लग रहा है? फील नहीं हो रहा है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, मास है m1 और m2। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। ठीक, ये तभी मूव करेंगे या फिर इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तभी अप्लाई होगा, यू कैन से दैट इंपैक्ट करेगा, जब इन दोनों में से कोई एक मास वेरी वेरी लार्ज होगा। क्या होगा? देखो अभी क्या है कि m1 और m2 हमने लिया, इनके बीच में डिस्टेंस d था, ये कब इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इंपैक्ट करेगा, या फिर ये कह सकते हो आपके कब ये दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कब मूव करेगा? जब कोई भी एक मास, कोई भी एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा बड़ा हो, या फिर दोनों का मास क्या हो? बहुत ज्यादा लार्ज हो। ठीक है, दोनों कोई कंडीशन है। ठीक है, सो इतनी चीजें क्लियर है। नाउ वंस अगेन द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि ठीक है सर, इतना तो सही है कि हाँ अगर कोई भी दो बॉडी है, दो बॉडी में से कोई भी एक बॉडी का मास जो है बहुत लार्ज है, या फिर दोनों बॉडी का मास बहुत लार्ज है, तो दोनों जो फोर्स फील कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में, उनको मूव कराएगा, दोनों का मास बहुत ज्यादा है। लेकिन सर प्रॉब्लम इज दैट कि सिर्फ और सिर्फ ये छोटा वाला ही मूव क्यों कर रहा है? ये बड़ा वाला अर्थ जो है वो इसकी ओर क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि बेसिकली होता है क्या है कि लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी अर्थ इसकी ओर मूव नहीं करता है। ठीक है, हमेशा ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है ना, वो नीचे की ओर आता है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। सो ये अर्थ क्यों नहीं मूव कर रहा है इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, सो अर्थ व्हाई द अर्थ इज नॉट मूविंग? सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर, जिसका मास स्मॉल है, वो क्यों मूव कर रहा है? क्वेश्चन विल अराइज। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स टेक अ सॉल्यूशन। नाउ देखो, हाँ वी विल टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक क्या है? एक स्टोन
ये रहा आपका अर्थ, दिस इज अर्थ। सो अब सोचने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, शायद आप लोग को याद होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ कि अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी क्या लगाएगा, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये अर्थ जो है इस स्टोन के ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई चीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकालना क्या है, और वी हैव टू फाइंड कि सिर्फ और सिर्फ जिसका मास स्मॉलर होता है, जिसका मास स्मॉलर होता है वही क्यों मूव करता है, जिसका मास लार्ज होता है वो मूव क्यों नहीं करता। यही हमारा करना चाहिए। सो देखो, अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ देखा कि मास का फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता था कि F is equal to ma, F is equal to m into a, where F is force, m is mass and a is acceleration. But here in this case force क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ये फोर्स क्या हमारा, कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट फोर्स में मतलब फोर्स को हम वन ले सकते हैं, we will take 1 and 1 इधर आएगा, m इधर आएगा तो it will divide, ठीक है, and a। So what is this? This is acceleration, change in velocity per unit time, ठीक है। So अब देखने की कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में मास है, इट मींस कि अगर आपका मास बहुत ज्यादा लार्ज होता है, अगर मास बहुत ज्यादा लार्ज है, सो डेफिनेटली जो a होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा, यू कैन से दैट कि वो मूव करने की टेंडेंसी होगी उसकी, वो टेंड्स टू 0 पहुंच जाएगी, बिकॉज़ अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। आगे बात समझ में ना, अर्थ का मास इतना ज्यादा लार्ज है कि ये वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन टेंड्स टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब वो मूव कर ही नहीं पा रहा है। वेयर एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन, अगर इसका मास जो होगा स्मॉलर होगा, लेट्स से क्या होगा, बहुत स्मॉलर होगा, सो डेफिनेटली इट विल गेट सम एक्सेलरेशन, और वो 0 के टेंड्स टू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी एक वैल्यू आएगी। मतलब ये जो एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू जो आ रही है, जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है, वो क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है एज कंपेयर टू द अर्थ। और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इंपैक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कि इस अर्थ को क्या करे, मूव करा सके। सो किसको मूव करेगा, डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा। ठीक है, सो फाइनली हमने कंक्लूड क्या किया, देखो कंक्लूजन क्या निकला फाइनली, कि फर्स्ट हमने देखा था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज फ्री तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या लगता है, अर्थ एक फोर्स लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी अट्रैक्टिव फोर्स क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा कि नहीं सर, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक लगता है, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, लाइक m1 और m2, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनके बीच का डिस्टेंस अगर d है, सो इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी क्यों मूव करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्मॉलर ऑब्जेक्ट ही क्यों मूव करता है, जो लार्जर ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्यों नहीं मूव करता है, एक मींस जिसके पास लार्ज मास है वो मूव क्यों नहीं करता है, सिर्फ स्मॉलर मास वाला ही मूव क्यों करता है। सो हमने फिर देखा था कि जिसका मास ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द, हमने फिर देखा था किसके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रूव किया था कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर वाला ही मूव करेगा, लार्जर मास हमारा क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's class. We will further discuss on this topic in today's class. Thank you so much.